हेलो हेलो हेलो। प्लीज सेटल डाउन फास्ट। जस्ट वन सेकेंड गाइस, देर इज अ स्टूडेंट, उसका मॉड्यूल 2 राइट, मॉड्यूल 2 वो है क्या? तो दे दो ना जिसका भी है। क्या गेम खेल रहे हो यार, तो पास कर दो। तुम मेरे को सही में फीलिंग दे रहे हो मैं नर्सरी क्लास में पढ़ा रहा है, ऐसा लग रहा है। चलो लेट्स गेट स्टार्टेड, इनफ, एवरीवन सेटल डाउन फास्ट। चिल्ला के गला भी खराब हो गया, क्या ही चिल्लाएगा तुम लोगों पे। Okay, online students, please confirm, am I audible and visible to you? We'll get started now. Great. और अतुल चल नहीं रह गए यहां पे? एक बार देख जरा। मैं वापस लॉग इन करता हूं एक सेकंड। हो गया हो गया हो गया। ऑल ओके। Okay, good afternoon everyone. Let's continue our discussion. हम लास्ट डिस्कस कर रहे थे डिफरेंट एग्जाम्पल्स ऑफ थ्रेट्स टू इंडिपेंडेंस। सबसे पहले हमने पढ़ा सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, मतलब अगर ऑडिट फर्म, उसका पार्टनर या उसके एसोसिएट्स डायरेक्टली इनडायरेक्टली फाइनेंशियल इंटरेस्ट होल्ड करते हैं इन अ क्लाइंट, तो उस क्लाइंट का ऑडिट करते वक्त हमारे इंडिपेंडेंस पे थ्रेट आ सकता है। या दूसरा पढ़ा सेल्फ रिव्यू थ्रेट, मतलब कोई एग्जीक्यूशन हम नहीं किया है, अब उसको रिव्यू या ऑडिट करने भी हम ही जा रहे हैं, तो सर उस केस में ऐसा लगेगा कि सर आप ही अपने काम को रिव्यू कर रहे हैं। दैट थ्रेट इज कॉल्ड एज सेल्फ रिव्यू थ्रेट। सेल्फ रिव्यू थ्रेट के एग्जाम्पल्स बहुत स्पेसिफिक थे। स्टार्ट हो जाएगा, मैं बात कर रहा हूं, अभी तक स्क्रीन पे देखने का जरूरत नहीं है। सिट डाउन नीचे।
अतुल, सारे पीछे का टीवी ऑन कर दे। हाँ, पीछे बात नहीं। What I'm talking right now has no relevance what is there on the screen. It's a revision. If you would have heard it out, you would have understood by now. No nuisance in the classroom now. सेल्फ रिव्यू थ्रेड। अरे तुम ऐसा गुस्से में काहे से कैसे पढ़ाएगा यार? अरे कर रहा है वो, स्टाफ घूम रहा है, दे विल टेक केयर। तुम चुप किधर बैठते हो? तुमको चुप करने के चक्कर में पहले 10 मिनट वेस्ट हो जाता है। एक ऊपर सर अभी तक कुछ लिखा है क्या? अरे नहीं लिखा है भाई, सुन तो सही बात। अलग ही प्रॉब्लम है यार। तो हम पढ़ रहे हैं थ्रेड्स टू इंडिपेंडेंस। क्या पढ़ रहे हैं हम? थ्रेड्स टू इंडिपेंडेंस। पहला था सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेड। इट इज योर डायरेक्ट इनडायरेक्ट बिजनेस रिलेशनशिप। आपको खुद को फाइनेंशियल इंटरेस्ट है उस बिजनेस में, इसीलिए आपके इंडिपेंडेंस पे थ्रेड आएगा। इस केस में सर ऐसा हो सकता है कि आपने ही पहले नॉन ऑडिट सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड कर दी होगी, अब आप खुद ही ऑडिट करने के लिए जा रहे हैं। इट विल बी एज गुड एज आपने जो सर्विस प्रोवाइड किया आप खुद उसे रिव्यू कर रहे हैं। दैट इज कॉल्ड एज सेल्फ रिव्यू थ्रेड। इसमें एक सिचुएशन था अलग से कि अगर जो डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी है या कोई सीनियर एम्प्लॉय है वो अपना क्लाइंट पे काम छोड़ करके अगर ऑडिट फर्म ज्वाइन कर लेता है एंड वो ही क्या करता है, ऑडिट करता है, तो ऐसा लगेगा उन्होंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए, अब उन्होंने साइड चेंज करके ऑडिट करने के लिए भी खुद को ही रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दिया है। मतलब एज गुड एज द वन हु हैज प्रिपेयर्ड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज नाउ ऑडिटिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। दिस विल बी कॉल्ड एज सेल्फ रिव्यू थ्रेड। इसलिए हमको ये सब चीजें ख्याल में रखनी चाहिए। थर्ड वाला था दैट इज कॉल्ड एज एडवोकेसी थ्रेड। इसका मतलब है कि यार हम डायरेक्टली इनडायरेक्टली इतना ज्यादा क्लाइंट के बारे में वोकली उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं, चाहे हम उनके स्टॉक्स को सपोर्ट कर रहे हैं, उनके क्रेडिट वर्दिनेस को सपोर्ट कर रहे हैं, या कोई पेंडिंग लिटिगेशन में लिटरली एज अ एडवोकेट एज अ लॉयर ही सपोर्ट कर रहे हैं। इट सीम्स लाइक यू आर वर्किंग एज अ एडवोकेट और एज अ सपोर्टर ऑफ अ क्लाइंट। दिस विल मेक थर्ड पार्टी और पीपल क्वेश्चन योर ऑब्जेक्टिविटी। मतलब लोगों को ऐसा लगेगा कि शायद आप एज अ एडवाइजर काम कर रहे हैं, वो अच्छा चीज है, बट आप कंपनी के ऑडिटर भी हैं। मतलब अब हम आपको उनके इंडिपेंडेंस पे हमें क्या लग रहा है, आप पे डाउट आ रहा है, बिकॉज हमें लगता है क्योंकि आप ही पेंडिंग लिटिगेशंस में एज अ एडवाइजर काम कर रहे हो, आप ही कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करने के लिए एडवाइस ही दे रहे हो। ये एक तरीके से रिस्की सिचुएशन है। कवर किया जाएगा थ्रेट नंबर 3 दैट इज कॉल्ड एज advocacy threat. Which threat? Advocacy threat. You are seems to be working as a advocate of a company. इसमें advocate में मतलब literally lawyer नहीं है। अगर मैं indirectly उनके stocks के लिए भी recommendation दे रहा हूं, मतलब माना जाएगा मैं उनको क्या कर रहा हूं, support कर रहा हूं। ये third category of threat था। Fourth one is called as familiarity threat. मतलब सर there is a close relationship between the auditor and the client that makes people question that sir maybe this relationship has reached such a level that we believe आप इतने सालों से ऑडिट कर रहे हैं या इतने सालों से क्लाइंट से एसोसिएटेड है, तो शायद आपका बायसनेस आ जाएगा, थोड़ा आपका उनके प्रति सिंपैथेटिक एटीट्यूड हो सकता है। इसलिए हमको लगता है too much familiarity beyond a certain point will require rotation to apply, will require ब्रेकेज ऑफ दिस पर्टिकुलर रिलेशनशिप। इसीलिए बोलते हैं ना कि अगर आप बहुत सालों से कंपनी का ऑडिट कर रहे हैं तो आपने ऑडिटर को रोटेट करना चाहिए, मतलब नए ऑडिटर को अपॉइंट करना चाहिए। और अगर आपने रोटेशन पढ़ा होगा, इंडिविजुअल के लिए 5 साल अलाउ किया, इन फर्म के लिए 10 साल, उसके बाद में एक कूलिंग पीरियड आएगा ऑफ एटलीस्ट 5 कंटिन्यूअस ईयर्स। यस और नो? 5 साल आपको क्लाइंट से दूर रहना पड़ेगा। मतलब अंडरस्टैंडिंग यही है, आपका वो जो रिलेशनशिप है, जो कंसिस्टेंट टच में रहने वाला जो काम है विद द क्लाइंट, वो ब्रेक होगा। तो शायद आप वापस से जब आएंगे 5 साल के बाद में, तो कंप्लीटली अनबायस्ड अप्रोच से नया ऑडिट का शुरुआत कर सकते हैं। ये एक्सपेक्टेशन था पहले 4 थ्रेड के अंदर। अब हम शुरू करेंगे आखिरी ऑप्शन। नोटबुक में जाइए, राइट डाउन पॉइंट नंबर 5। 3 और 4 आपको होमवर्क में दिया था, 5th आपको लिखवा के देंगे। राइट डाउन नंबर 5। इट इज कॉल्ड एज
intimidation threat. It is called as intimidation threat. इंटिमिडेशन थ्रेट, ये ना मतलब बहुत रेयरली देखने को मिलता है, बट एक बहुत सीरियस कंसर्न है. दिस इज थ्रेट नंबर 5, इंटिमिडेशन थ्रेट. मतलब क्या है सर? यहां पर ना ऐसा लगता है कि क्लाइंट ऑडिटर को एक तरीके से इंटिमिडेट कर रहा है, मतलब धमकी दे रहा है. फॉर एग्जाम्पल, अगर ऑडिटर ने बोला मेरे को ये सब डिटेल में चेक करने का है, क्लाइंट बोलता है इतना डिटेल में चेक करने का जरूरत नहीं है, ये सैंपल्स मिलेगा, ये नहीं मिलेगा, फिजिकल वेरिफिकेशन इस दिन अटेंड करना पड़ेगा, यही अप्रोच फॉलो करना पड़ेगा. मतलब इनडायरेक्टली क्या वो ऑडिटर के स्कोप को रेस्ट्रिक्ट करने का ट्राई कर रहा है? हाँ, अगर आपको ऐसा फीलिंग आ रहा है और आपको लगता है या वो इनडायरेक्टली डायरेक्टली थ्रेट दे रहा है, अगर तो ऐसा नहीं करने वाला है, अगले साल कंटिन्यू नहीं करवाएंगे, तेरे को फीस में इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा, मतलब इट इज क्लियर कट यू आर ट्राइंग टू फोर्स देम to actually work as per client's perspective and not letting them independently work. Can I say you are trying to intimidate the auditor? That means you are trying to threaten the auditor. आप उनको एक तरीके से उनके स्कोप को रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं, उन्हें फोर्स कर रहे हैं आपके पर्सपेक्टिव से, आपके तरीके से ऑडिट करने के लिए. दिस थ्रेट इज कॉल्ड एज इंटिमिडेशन थ्रेट. नॉर्मली ये बहुत सीरियस इशू बन सकता है, क्योंकि इसकी वजह से ऑडिटर का स्कोप कॉम्प्रोमाइज होगा, ऑडिटर के स्कोप के साथ में उसका इंडिपेंडेंस कॉम्प्रोमाइज होगा. नॉर्मली ऑडिटर ने ऐसे सर्कमस्टेंसेस में कंटिन्यू भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर ये एक्सट्रीम हो जाए और अगर क्लाइंट अपना बिहेवियर बदलने को तैयार नहीं है, एटीट्यूड चेंज करने को तैयार नहीं है, तो अच्छा तरीका यही होगा, एक ही ऑप्शन बचेगा कि आपको शायद रिजाइन कर देना चाहिए एंड विड्रॉ कर देना चाहिए. इस केस में कोई सेफगार्ड लगाना आसान नहीं होता है, बिकॉज इफ द क्लाइंट्स एटीट्यूड हैज चेंज्ड टुवर्ड्स द ऑडिटर, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू रिवर्स दैट, एंड इट्स बेटर यू टेक द वर्स्ट पॉसिबल डिसीजन, दैट इज विड्रॉल फ्रॉम द एंगेजमेंट. आइए, इंटिमिडेशन थ्रेट क्या बोलता है आपके मॉड्यूल्स में 11.7 पे है. रीड along with me what is intimidation threat. देखो, ये तब होगा जब ऑडिटर्स आर डिटर्ड, मतलब दे आर नॉट अलाउड फ्रॉम एक्टिंग ऑब्जेक्टिवली. मतलब ऑडिटर वांट्स टू बी ऑब्जेक्टिव, वो फेयर तरीके से काम करना चाहता है, बट क्लाइंट उसे अलाउ नहीं कर रहा है. क्लाइंट उसे प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म अलाउ नहीं करने दे रहा है. वो तो क्वेश्चंस पूछना चाहता है, पर क्लाइंट क्वेश्चंस को आंसर देना नहीं चाहता है, या वो क्वेश्चंस पूछना भी अलाउ नहीं कर रहा है. इट इज एज गुड एज नॉट अलाउिंग द ऑडिटर टू आस्क फॉर इंफॉर्मेशन, नॉट अलाउिंग द ऑडिटर टू परफॉर्म हिज ड्यूटीज प्रॉपरली. अगर ऐसा है तो 100% ऑडिटर के इंडिपेंडेंस पे, ओवरऑल काम पे जरूर इंपैक्ट आएगा. ये सिचुएशन में आपने कंटिन्यू नहीं करना चाहिए. बेसिकली दिस कुड हैपन इफ देयर इज अ थ्रेट ऑफ रिप्लेसमेंट ओवर डिसएग्रीमेंट विद द एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स. मतलब प्रोविजंस को लेकर लड़ाई हो सकता है. ऑडिटर को लगता है इस केस में प्रोविजन ज्यादा आना चाहिए, क्लाइंट बोल सकता है प्रोविजन का अमाउंट कम आएगा. ऑडिटर बोल सकता है चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी सूटेबल नहीं लग रहा है, क्लाइंट बोलेगा नहीं हमें तो इस तरीके से अकाउंटिंग करना है. ये डिसएग्रीमेंट की वजह से वो आपको रिप्लेस करने का थ्रेट दे सकता है, या सर डिसप्रपोर्शनेटली आपको धमकी देगा कि आपका काम का स्कोप ही रिड्यूस कर देंगे, ऑडिट फीस कम कर देंगे, या हम आपके अगेंस्ट केस फाइल कर देंगे. इनडायरेक्टली आप उन्हें धमका रहे हैं, एक तरीके से उन पे रेस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं. ये सारे के सारे थ्रेट्स क्या कहलाएंगे? इंटिमिडेशन थ्रेट कहलाएंगे. यहां पर सेफगार्ड्स बहुत मुश्किल है. देखो कैसा बोलते हैं, जब कोई थ्रेट टू इंडिपेंडेंस आता है ना, हम ट्राई करते हैं क्या इसे कंट्रोल कर सकते हैं, क्या इस थ्रेट को रोक सकते हैं, क्या वी ट्राई टू अप्लाई अ सेफगार्ड, वी ट्राई टू अप्लाई अ सेफगार्ड. पर देयर आर एक्सट्रीम केसेस. ये वो एक एग्जांपल है जहां पर सेफगार्ड लगाना भी आसान नहीं होगा. आप रिक्वेस्ट कर सकते हो एक दो बार, अगर वो लोग नहीं मानते हैं तो आपके पास आखिरी ऑप्शन एक ही बचेगा. कौन सा? विड्रॉ फ्रॉम द एंगेजमेंट. नोटबुक में जाइए, अंडर इंटिमिडेशन थ्रेट राइट डाउन पॉइंट नंबर ए. अंडर इंटिमिडेशन थ्रेट write down point number A. This will occur when auditors are not allowed to act objectively, that is not allowed to apply professional skepticism,
स्केप्टिसिज्म का मतलब होता है क्वेश्चनिंग माइंड, मतलब एक तरीके से ये एटीट्यूड है पूरे ऑडिट के दौरान, वी शुड कैरी अ क्वेश्चनिंग माइंड का एटीट्यूड। मोर क्वेश्चंस यू आस्क बेटर यू विल अंडरस्टैंड, एंड शायद आप गलतियों को और आसानी से ढूंढ पाएंगे। इसीलिए ऑडिटर को ये एटीट्यूड कैरी करना जरूरी है। अगर मैनेजमेंट अलाउ नहीं कर रहा है, मतलब इनडायरेक्टली इंटिमिडेट कर रहा है, धमका रहा है। पॉइंट नंबर बी, एग्जाम्पल्स ऑफ intimidation threats can be, point number B, examples of intimidation threats can be threat of replacement, examples can be threat of replacement due to disagreement, threat of replacement due to disagreement about some accounting principles, disagreements about some accounting principles, or a significant pressure, or a significant pressure to reduce, a significant pressure to reduce the scope of work, reduce the scope of work, else audit fees will be reduced, or being threatened with litigation, being threatened with litigation. या तो वो आपको काम ही नहीं करने दे रहे हैं, रिप्लेसमेंट करने का धमकी दे रहे हैं, काम के स्कोप को रिड्यूस करने का बात कर रहे हैं, या वो बोल रहे हैं डायरेक्टली वी आर गोइंग टू फाइल अ केस अगेंस्ट यू एज अ ऑडिटर। मतलब ये सब चीजों में इनडायरेक्टली क्लाइंट आपको इंटिमिडेट करने का ट्राई कर रहा है, मतलब आप अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे, इधर शायद सेफगार्ड लगाना भी मुश्किल होगा। सो व्हाट इज द ऑप्शन विद द ऑडिटर इन दिस केस? नीचे लिखिए नोट, इन सच केसेस, in such cases of threats to independence, note, in such cases of threats to independence, if no safeguards are possible, in such cases of threats to independence, if no safeguards are possible, then auditor should consider, then auditor should consider withdrawal from the engagement. Then auditor should consider withdrawal from the engagement. Then auditor should consider withdrawal from the engagement. इन केसेस में आपके पास ज्यादा ऑप्शन नहीं होगा, आपको क्या करना पड़ेगा? विड्रॉ करना पड़ेगा। आपको थ्रेट्स टू इंडिपेंडेंस थोड़ा समझ में आया क्या? यू हैव 2 मिनट्स, एक बार रिवाइज कर लीजिए। हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन टू इंडिपेंडेंस लिखेंगे एंड बस सेफगार्ड वाला पार्ट बाकी है, जो मेजर पार्ट है इस चैप्टर का, फिर खत्म हो जाएगा। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एरिया जहां पर एमसीक्यू, करेक्ट इनकरेक्ट, 4 मार्क क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है। चैप्टर 11 में अगर आप ऐसे 220 हटा दें, एसक्यूसी हटा दें, तो अलग क्वेश्चन पूछने के लिए थ्रेट्स टू इंडिपेंडेंस सबसे इंपॉर्टेंट एरिया है। 2 मिनट में आपने जो लिखा है नोटबुक में रिवाइज कीजिए, फिर हम थोड़ा सा एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडिपेंडेंस लिख के आगे बढ़ेंगे। जस्ट रिवाइज फॉर 2 मिनट्स, देन विल कंटिन्यू। यस,
सर अगर हमारे ऑडिट फर्म में से एक पार्टनर जाके क्लाइंट को ज्वाइन कर ले तो हम क्यों ऑडिट नहीं करने चाहिए? उल्टा सोच, कंपनी ने तेरे को ही क्यों कंटिन्यू करवाना चाहिए? क्या उनके पास में तो एक ही ऑप्शन है? अगर वो तेरे साथ ही कंटिन्यू कर रहा है, पहले डाउट तेरे से बजाय उनके कॉर्पोरेट गवर्नेंस पे आएगा। दैट मे बी इट्स द पार्टनर्स रिलेशनशिप विद द कंपनी जो एग्जिस्ट करता था, अब वो पार्टनर उधर शिफ्ट भी हो गया है, वो क्लाइंट का पार्ट भी बन गया है, स्टिल तुम इसे ऑडिट करवा रहे हो, क्यों? बराबर है, बट स्टिल वो पार्टनर की वजह से क्लाइंट तेरे पास आया होगा, नॉर्मली उसी पार्टनर को क्लाइंट लेके जाएगा। मैं टाटा मोटर्स का ऑडिट कर रहा हूं बहुत सालों से, टाटा मोटर्स का मेरे से रिलेशनशिप है, तो टाटा मोटर्स मेरे फर्म में मुझे ही पोच करेगा, बाकी पार्टनर्स उसका लेना देना ही नहीं है। तो अगर मैं ही वहां जा रहा है, मतलब एज गुड एज आई ब्रॉट दिस रिलेशनशिप विद द फर्म, still this continues, that means now someone who was the independent person, he is a client now. Are you understanding my point? So if I say I'm completely disassociated with the firm, मेरा कोई रिलेशनशिप नहीं है, वो भी मेरे को एनओसी दे दे तो बात अलग है। अगर मैं इस फर्म में अभी भी पार्टनर रहता हूं एंड यहां पे सीईओ भी छोड़ देता हूं और वहां कंपनी का डायरेक्टर बन जाता हूं, इट्स अ रिस्क। नो, आई हैव इंटरेस्ट इन बोथ द बिजनेसेस। दैट इज द केस आई डोंट। अरे यही तो बताया था, पर्सनल कंसल्टेंसी मत लो इधर। डिड यू अंडरस्टैंड? सी, हमेशा आपको सर्कमस्टेंसेस में क्या देखना है, क्या अभी भी कोई रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है क्या? अगर हां तो ऑब्वियसली इट विल बी अ प्रॉब्लम। इफ देयर इज नो रिलेशनशिप देन यू जस्ट नीड नो ऑब्जेक्शंस फ्रॉम ऑल द पार्टीज। इफ देयर इज नो ऑब्जेक्शन देन इट इज ओके। नाइस, नोटबुक में जाइए। थ्रेड्स टू इंडिपेंडेंस हो गया है। अब लिखिए शॉर्ट नोट ऑन इंडिपेंडेंस। अब लिखिए शॉर्ट नोट ऑन इंडिपेंडेंस। शॉर्ट नोट ऑन इंडिपेंडेंस। शॉर्ट नोट ऑन इंडिपेंडेंस। अंडर इंडिपेंडेंस ये एक सेपरेट हेडिंग है इस चैप्टर में। थ्रेड्स टू इंडिपेंडेंस खत्म हो गया है, ये अगला थ्रेड नहीं है, 5 ही थे। तुम लोग नया थ्रेड बन रहे हो अभी। अगला हेडिंग लिखो, शॉर्ट नोट ऑन इंडिपेंडेंस। अंडर दैट राइट डाउन पॉइंट नंबर ए, इंडिपेंडेंस। Independence implies, under independence point number A, independence implies that the judgment of a person, is not subordinate, implies that the judgment of a person is not subordinate to the wishes or subordinate to the wishes or direction of another person, subordinate to the wishes or direction of another person who might have engaged the auditor, मतलब इंडिपेंडेंस का मतलब ये है, इंटरप्रिटेशन ये है, आप एज अ ऑडिटर जो भी डिसीजन ले रहे हैं, जो भी आपका कंक्लूजन ड्रॉ कर रहे हैं, इट इज नॉट ड्यू टू द इन्फ्लुएंस और रिक्वेस्ट और विश ऑफ एनी पर्सन हु हैज अपॉइंटेड यू। मतलब जब आप एज अ ऑडिटर एक्ट कर रहे हैं, कोई भी मेंबर, कोई भी मैनेजमेंट का इंसान, कोई भी टीसीडब्ल्यूजी का इंसान आपको क्या नहीं कर रहा है, इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा है अपने डिसीजंस लेते वक्त, तो हम बोलेंगे आप क्या है, इंडिपेंडेंट है। मतलब यू आर एक्टिंग प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ योर प्रोफेशनल जजमेंट, जिसको कोई भी हैम्पर या इंपैक्ट नहीं कर रहा है। जनरली द वन हु अपॉइंट्स will try to influence you.
एक बात सोचना यार, अगर मैं एक कंपनी का ऑडिटर है, वो कंपनी का मैनेजमेंट ही मेरे को इन्फ्लुएंस करने का ट्राई करेगा, कोई थर्ड पार्टी जिसका कंपनी से कोई रिलेशनशिप भी नहीं है, वो मुझे क्यों इन्फ्लुएंस करेगा यार? मतलब जनरली इट्स द पीपल हु अपॉइंट द ऑडिटर, दे ओनली ट्राई टू इन्फ्लुएंस द ऑडिटर, या द पीपल हु आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द कंपनी, दे ट्राई टू इन्फ्लुएंस द ऑडिटर। तो हमने उनके विशेष के हिसाब से, उनके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से, उनके रिक्वेस्ट के हिसाब से काम नहीं करना चाहिए। हमने एज पर लॉ स्टैट्यूटरी ऑडिटर जैसे एकदम अनबायस्ड अप्रोच फॉलो करता है, वही अप्रोच फॉलो करते हुए काम करना चाहिए। समझा क्या? मतलब आई शुड नॉट वर्क एज पर द इन्फ्लुएंस और रिक्वेस्ट ऑफ एनी पर्सन, जनरली इट इज द अपॉइंटिंग अथॉरिटी, वो मुझे इन्फ्लुएंस करने का ट्राई करेगा। पॉइंट नंबर 2 अंडर इंडिपेंडेंस, there are two interlinked perspectives. There are two interlinked perspectives for independence of auditor. Two interlinked perspectives for independence of auditor. Two interlinked perspectives for independence of auditor. That is independence of mind, that is independence of mind and independence in appearance. Independence of mind and independence in appearance. हमेशा जब इंडिपेंडेंस के बारे में बात होगा फ्रॉम ऑडिटर्स पॉइंट ऑफ व्यू, दो वर्ड पे बहुत ज्यादा एम्फसाइज किया जाएगा। ऑडिटर शुड हैव अ independent state of mind and he should also appear to be independent to every other person जो एक्चुअली ऑडिटर के काम को यूज करना चाहेगा। ये दोनों पॉइंट इंटरलिंक्ड है जब भी आप इंडिपेंडेंट समझते हैं, और इन दोनों को ही कंसीडर करेंगे जब हम किसी थ्रेट टू इंडिपेंडेंस को क्या करते हैं, इवैल्यूएट करते हैं। एक काम कीजिए, आपने दोनों पॉइंट को लिखा, इधर ही दो पार्ट बना दीजिए। एक बना दीजिए इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड, इसे सेंटेंस को दो पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, एरो बना करके। सेंटेंस आपने लिखा है, दो एरो बनाओ, एक लिखो इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड एंड दूसरा बनाओ इंडिपेंडेंस इन अपीयरेंस। इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड एंड दूसरा इंडिपेंडेंस इन अपीयरेंस। अंडर इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड एरो बना के लिखिए। अंडर इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड एरो बना के लिखिए। इट रेफर्स टू, अंडर इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड एरो बना के लिखिए, इट रेफर्स टू द स्टेट ऑफ माइंड, इट रेफर्स टू द स्टेट ऑफ माइंड दैट परमिट्स, state of mind that permits or allows the auditor, that permits or allows the auditor to express his opinion, allows the auditor to express his opinion without being influenced, to express his opinion without being influenced or affected, or affected by anyone, without being influenced or affected by anyone. That is nothing should compromise, that is nothing should compromise his professional judgment, nothing should compromise his professional judgment, which will not allow him, professional judgment which will not allow him to act with integrity, which will not allow him to act with integrity, comma, exercise objectivity, act with integrity, comma,
exercise objectivity and professional skepticism. Exercise objectivity and professional skepticism. प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, घबराओ मत, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म आपको डिटेल में पढ़ाएंगे इसी चैप्टर के अंदर. सिंपल सा चीज है सर, ये ऐसा स्टेट ऑफ माइंड है जो ऑडिटर को परमिट करता है अपना ओपिनियन देने में विदाउट बीइंग इन्फ्लुएंस्ड और अफेक्टेड बाय एनीवन. मतलब किसी भी चीज ने मेरे प्रोफेशनल जजमेंट को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए, वरना मैं इंटीग्रिटी के साथ में एक्ट नहीं कर पाऊंगा. मैं ऑब्जेक्टिवली मतलब व्हाट एवर डिसीजन आई मेक, आई शुड मेक द डिसीजन विद ऑब्जेक्टिविटी. आई शुड बी फेयर. तो सर ऐसा नहीं होना चाहिए आई एम नॉट एबल टू एक्ट ऑब्जेक्टिवली, आई एम नॉट एबल टू एक्ट विद इंटीग्रिटी, आई एम नॉट एबल टू आस्क क्वेश्चंस. अगर ऐसा कुछ भी हुआ तो हम बोलेंगे इंडिपेंडेंस, मतलब ऑडिटर का स्टेट ऑफ माइंड इंडिपेंडेंट नहीं है. नथिंग शुड इंपैक्ट माय प्रोफेशनल जजमेंट. अगर मैं उस लेवल पे है तो हम बोलेंगे यू आर इंडिपेंडेंट इन टर्म्स ऑफ योर स्टेट ऑफ माइंड. दिस इज कॉल्ड एज इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड. इसे मेजर करना मुश्किल है, बट इनडायरेक्टली सोचिए, आप एक कंपनी के फीस पे हेवीली डिपेंडेंट हैं. Will that impact your state of mind as an auditor? Yes. सर मैं एक क्लाइंट पे ही बहुत हेवीली डिपेंडेंट है, उस नेटवर्क से मेरे को बहुत सारा क्लाइंट मिला है. So will it impact your state of mind? Yes. Anything that you believe can impact your state of mind, we will say you are not independent in the circumstances. Is that clear to you? Under independence in appearance, arrow बना के लिखिए. Under independence in appearance, arrow बना के लिखिए. The avoidance of facts or circumstances, the avoidance of facts or circumstances that are so significant, avoidance of facts or circumstances that are so significant, that are reasonable, that are so significant that a reasonable, well-informed, a reasonable, well-informed third party will conclude, a reasonable, well-informed third party will conclude that the audit firm and its team members, the audit firm and its team members integrity, comma, objectivity and professional skepticism, integrity, objectivity and professional skepticism was compromised. मतलब उन सारे फैक्ट्स और सर्कमस्टेंसेस को अवॉइड करो जिससे शायद एक रीजनेबल वेल इन्फॉर्म्ड थर्ड पार्टी आपके अगेंस्ट ये कंक्लूजन ड्रॉ कर लेगा कि सर तुमने इंटीग्रिटी के साथ में ऑब्जेक्टिविटी एक्सरसाइज करते हुए एंड प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म को फॉलो नहीं किया है. मतलब वो क्लेम करेगा कि आप इंडिपेंडेंट नहीं हो. ये सर आपके कुछ बोलने की वजह से भी हो सकता है, आपके कुछ एसोसिएशन की वजह से भी हो सकता है. इट कैन बी एनी फैक्ट और सर्कमस्टेंसेस दैट में make a third party conclude that you are not reasonably independent. वो obviously third party logical होना चाहिए, well informed होना चाहिए, उसको समझना चाहिए आप ऑडिट में क्या कर रहे हैं. अब देखो जिसको कोई आइडिया नहीं है कंपनीज एक्ट के बारे में, वो जनरल कमेंट करता है that you are reading the news about a particular company or you're writing an article about a company, that means you are not independent. ये गलत हो जाएगा. Writing an article about an industry that includes a company, it's okay, it's not a problem. But हाँ, अगर मैं specifically
लोगों को आर्टिकल इस तरीके से लिख रहा हूं कन्विंस करने के लिए इस इंडस्ट्री में, इस कंपनी में ही इन्वेस्ट करना चाहिए, जहां मैं बहुत बायस्ड साउंड कर रहा हूं, तो प्रॉब्लम आएगा, अदरवाइज प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो इट शुड बी रीजनेबल पर्सन जिसको एक्चुअली पता है कि ऑडिटर क्या होता है, क्लाइंट क्या है, कंपनीज एक्ट क्या है। फिर भी अगर वो कंक्लूड कर पाए ना कि नहीं यार तुम बायस्ड हो, तो शायद हमको लगेगा हमारा इंडिपेंडेंस क्या हो गया है, कॉम्प्रोमाइज हो गया है। बेसिक सा इंडिपेंडेंस का मीनिंग एंड दो वर्ड आना चाहिए, वन इज कॉल्ड एज इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड, इट्स अ स्टेट ऑफ माइंड। इंडिपेंडेंस इन अपीयरेंस, इट्स अबाउट इंफॉर्मेशन, जिससे मुझे लगता है यू डजंट सीम टू बी इंडिपेंडेंट, मतलब यू डोंट अपीयर टू बी इंडिपेंडेंट, ये है इंडिपेंडेंस इन अपीयरेंस। स्टेट ऑफ माइंड देख के लगता है यू आर बीइंग इन्फ्लुएंस्ड, मतलब यू आर नॉट इंडिपेंडेंट। क्या ये दोनों पॉइंट समझा क्या? इतना आना चाहिए, 2 मिनट स्पेंड करो। शॉर्ट नोट ऑन इंडिपेंडेंस यही खत्म होता है। रीड द 2 पॉइंट्स, डन विद इंडिपेंडेंस का शॉर्ट नोट। वी आर इन चैप्टर नंबर, पहले हमने क्या पढ़ा, SA 220, दैट वाज क्वालिटी कंट्रोल फॉर वन ऑडिट एंगेजमेंट। क्वालिटी कंट्रोल फॉर वन ऑडिटिंग, वो पूरा फोकस किसके ऊपर था, एंगेजमेंट पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज पे। फिर हमारे चैप्टर 11 में शुरुआत कहां से किया, इंडिपेंडेंस क्या है एंड उसके अंदर थ्रेट्स टू इंडिपेंडेंस क्या क्या है। एग्जाम के हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट एंड इवन रियल लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट विल बी माई थ्रेट्स टू इंडिपेंडेंस। इज दैट क्लियर टू यू? नोटबुक में जाइए, नेक्स्ट हेडिंग लिखिए, सेफगार्ड्स टू इंडिपेंडेंस। ये आईसीआई को क्वेश्चन पसंद है इसमें कुछ भी नहीं मेरे हिसाब से, कुछ एक्सप्लेन करने लायक है ही नहीं। सेफगार्ड्स टू इंडिपेंडेंस, फिर भी अभी 4 मार्क का आंसर तो लिखना पड़ेगा। आईसीआई को पसंद है तो पसंद, क्या करेंगे। सेफगार्ड्स टू इंडिपेंडेंस, सुनिए, देखो, अगर हमें लगता है हमारे इंडिपेंडेंस को कोई थ्रेट आ सकता है, तुम सबसे पहले क्या करेंगे, कुछ ना कुछ ऐसा एक्शन लेंगे जिससे वो थ्रेट को रिड्यूस कर दे। सो इसलिए आपको कल भी बताया था, एंगेजमेंट पार्टनर ढूंढता है इज देयर एनी थ्रेट टू इंडिपेंडेंस, वो उस थ्रेट को रिड्यूस करने का ट्राई करता है, एलिमिनेट करने का ट्राई करता है। अगर वो उसे रिड्यूस या एलिमिनेट ना कर पाए तो वो विड्रॉ करता है। नोटबुक में जाओ, रीड नोट नंबर 2, कल 220 में पढ़ाया था। नोटबुक SA 220, रीड योर नोट नंबर 2। वॉज इट अबाउट योर एथिकल रिक्वायरमेंट्स? पढ़ो जरा क्या लिखा है एक बार, घर जाके एक आध बार पढ़ते भी नहीं हो, मतलब मेरे को सर तुम लिखते हुए भी नहीं सुनते हो मेरे को। तुमने दिमाग को ट्रेन किया है, जो बोल रहा है बस लिख देने का है, जो स्पेलिंग नहीं है सामने देख लेने का है, खत्म। रीड नोट नंबर 2, यूजलेस पब्लिक। कुछ समझा क्या? अरे इतना सा लाइन है, क्या कर रहे हो, कितनी बार पढ़ोगे? पढ़ा क्या आपने? सुनो, सिंपल सा चीज है, ये एंगेजमेंट पार्टनर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सारे टीम मेंबर्स इंडिपेंडेंट एथिकल होने चाहिए। कोई भी अगर थ्रेट मिलता है तो वो आइडेंटिफाई करना चाहिए एंड इमीडिएटली उसे सेफगार्ड करने का ट्राई करना चाहिए, मतलब टू रिड्यूस द इंपैक्ट ऑफ थ्रेट और टू एलिमिनेट द थ्रेट। बट अगर ये ना हो पाए और आपको लगता है देयर इज नो वे यू कैन रिड्यूस और एलिमिनेट द थ्रेट, तो लास्ट ऑप्शन क्या बचेगा, विड्रॉ। अभी आपको जस्ट एग्जांपल भी दिया था, इंटिमिडेशन में कुछ ऑप्शन बचेगा नहीं, तो लास्ट में क्या करना पड़ता भाई, विड्रॉ करना पड़ेगा ना, हाँ या ना। अंडर सेफगार्ड राइट डाउन पॉइंट नंबर A। टाइम पास है एकदम, बहुत टाइम पास आंसर है। पॉइंट नंबर A, safeguards are the actions, safeguards are the actions either individually, safeguards are the actions
which either individually or in combination, which either individually or in combination, an auditor can take, to reduce the impact of threat, to reduce the impact of threat, to reduce the impact of threat. मतलब सर सेफगार्ड वो एक्शंस हैं, चाहे इट कैन बी वन सिंगल एक्शन और इट कैन बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ एक्शंस, जो एक ऑडिटर लेता है क्योंकि सर उसे लगता है किसी न किसी इंडिपेंडेंस के थ्रेट को क्या करना चाहिए, रिड्यूस करना चाहिए. सर इन चीजों को हम नॉर्मली क्या बोलते हैं, सेफगार्ड. सिंपल एग्जांपल सुनिए. एज अ पार्टनर आपको डर क्या है, आपकी टीम में कोई ऐसा इंसान होगा जो इंडिपेंडेंस कॉन्फ्लिक्ट में होगा, मतलब देयर इज अ नॉन कंप्लायंस ऑफ इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट, और आपको बता नहीं रहा होगा, तो आप क्या कर सकते हो, सारे टीम मेंबर से अंडरटेकिंग लिखवा के ले लो. कल बताया था मैंने, इट कैन बी ऑन अ पीस ऑफ पेपर और इट कैन बी ऑब्टेन थ्रू एन ईमेल, जहां पे उनसे अंडरटेकिंग लो दैट दे अंडरस्टैंड दैट दे आर कंप्लाइंग इंडिविजुअली विद द इंडिपेंडेंस एंड एथिकल रिक्वायरमेंट. उन्होंने साइन करके दिया है, मतलब एक तरीके से उन्होंने इंडिविजुअली अंडरटेकिंग लिख के दिया है. क्या ये सेफगार्ड है? हाँ. और अगर मेरे को फिर भी लग जाए कि नहीं ये इंसान ना एफएनओ में ट्रेडिंग कर रहा है, ये इस एंटिटी के एसेट्स में इन्वेस्ट कर रहा है, फिर भी उसने अंडरटेकिंग लिख के दे दिया गलती से, तो कहना इसे मैंने इमीडिएटली हार्श एक्शन लेना चाहिए, उसे उस टीम से तो निकाल देना चाहिए, वो क्लाइंट में तो कंटिन्यू करना भी नहीं चाहिए. कुछ एक्सट्रीम केसेस में मैं फर्म से भी बाहर निकलने के लिए बोल सकता हूं, बिकॉज अगर मुझे लगता है वो एक बार जानबूझ के नॉन कंप्लायंस करेगा तो किसी और क्लाइंट के लिए भी तो जानबूझ के नॉन कंप्लायंस कर सकता है यार. तो सर ये एक पार्टनर का डिसीजन होगा कि आपको क्या लेना पड़ेगा, इमीडिएटली एक्शन लेना पड़ेगा. ये सब अलग अलग एग्जांपल्स है. किसके एग्जांपल्स है? सेफगार्ड के. राइट डाउन पॉइंट नंबर 2. टू एड्रेस the independence issues, to address the independence issues, following guiding principles are provided, following guiding principles are provided for the audit firms. Following guiding principles are provided for the audit firms. सर इंडिपेंडेंस रिलेटेड इश्यूज आ सकते हैं, इसलिए हम आपको सेफगार्ड अप्लाई करने के कुछ गाइडिंग प्रिंसिपल दे रहे हैं. ट्रस्ट मी, सेफगार्ड्स के एग्जांपल सेफगार्ड्स वगैरह नहीं है, एक बेसिक सा गाइडिंग प्रिंसिपल है जहां बताएगा कि भाई इंडिपेंडेंस इंपॉर्टेंट है, इसके लिए आपने हर तरीके से ट्राई करना चाहिए, किसी भी तरीके से मेरे इंडिपेंडेंस को थ्रेट आ सकता है क्या. आपके नॉलेज के लिए एक बात बोलता हूं, सेक्शन 177, हैव यू हर्ड ऑफ दिस सेक्शन गाइस? इट टॉक्स अबाउट ऑडिट कमिटी. ये ऑडिट कमिटी का ड्यूटी बनता है. क्या है ये? ऑडिट कमिटी का ड्यूटी. उन्होंने इंश्योर करना है कि जो ऑडिट के टीम मेंबर्स है वो क्या होने चाहिए, इंडिपेंडेंट होने चाहिए. सो आई टेल यू व्हाट हैपेंस. जैसे आपके बीओडी के मीटिंग्स होते हैं, वैसे टीसीडब्ल्यूजी के मीटिंग्स होते हैं. क्या होते हैं टीसीडब्ल्यूजी के मीटिंग्स? उनके मीटिंग्स में हम ना ऑडिट फर्म जिसको अपॉइंट कर रहे हैं उसके पार्टनर को बोलते हैं, यू गिव अ प्रेजेंटेशन विद अ प्रॉपर डिस्क्रिप्शन कि हमारे ऑडिट टीम के अंदर कौन कौन लोग रहने वाले हैं. मतलब आप तो पार्टनर है, आपके अलावा सीनियर मैनेजर कौन रहेगा, डायरेक्टर कौन रहेगा, असिस्टेंट मैनेजर कौन रहेगा, एसोसिएट आर्टिकल है, आपका भी प्रोफाइल बनाया जाएगा. फिर आपके बारे में बेसिक डिस्क्रिप्शन देंगे, आपके क्वालिफिकेशन क्या है, आपका एक्सपीरियंस है या नहीं, एक्सपीरियंस किस इंडस्ट्री का है, ये पूरा प्रोफाइल बना करके प्रेजेंट किया जाएगा. थोड़ा बैकग्राउंड वेरिफिकेशन ऑडिट कमिटी भी करा सकता है अगर उनको डाउट आता है किसी भी ऑडिट टीम मेंबर के ऊपर कि भाई ये तो कोई ना कोई रिलेटिव का पार्ट हो सकता है फ्रॉम माय मैनेजमेंट टीम. अगर उन्हें थोड़ा बहुत भी डाउट आता है, थ्रेट लगता है, तो वो क्या कर सकते हैं, उसके लिए बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करा सकते हैं. और अगर ऑडिट कमेटी को लगता है नहीं भाई डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये पर्सन का कुछ तो रिलेशनशिप है हमारे बिजनेस के लोगों के साथ में, तो वो पार्टनर को रेकमेंड करेगा ये आपके ऑडिट टीम में नहीं होना चाहिए. ये रिकमेंडेशन तक कहां से आ सकता है, ऑडिट कमेटी से आ सकता है. तो ऑडिट कमेटी को थरली पता होना चाहिए ऑडिट कौन करने वाला है, एंड वो टीम मेंबर्स क्या होने चाहिए, इंडिपेंडेंट. मतलब उनका इंडिपेंडेंस कौन इंश्योर करता है, ऑडिट कमेटी अंडर सेक्शन 177. इज दैट क्लियर टू यू? ऐसा ही गाइडेंस आपको देगा. देखो पॉइंट नंबर ए, इट्स लाइक एक निबंध दिख रहा है. फॉर पब्लिक टू हैव कॉन्फिडेंस इन क्वालिटी ऑफ ऑडिट, ऑडिटर शुड ऑलवेज बी
and appears to be independent. तभी लोगों को आपके काम पे कॉन्फिडेंस रहेगा. बराबर है कि नहीं है? पॉइंट नंबर ए लॉजिकल है एकदम. नंबर बी, कोई भी काम एक्सेप्ट करने से पहले, बिफोर एक्सेप्टिंग एनी ऑडिटर मस्ट कंसिंट हैव यू द वर्ड कॉन्शियंस? मेरे को नहीं पता है, मैं नहीं बोल रहा. ऑडिटर मस्ट कॉन्शियसली मैं नहीं बोल रहे हैं. ऑडिटर मस्ट कंसिडर वेदर इट इन्वॉल्व्स एनी थ्रेट टू इंडिपेंडेंस. Sincere efforts to identify if there are any threats to my independence. एक और मेरे को नहीं आया, याद रखना जिंदगी में, ठीक है? Before taking any work, auditor must ट्राई करने का क्या वापस? नहीं, मैं नहीं ट्राई कर रहा है. Auditor must take appropriate efforts to identify are there any threats to independence. Number 3. अच्छा ठीक, अच्छा मैं 5-6 बार लिख करके प्रैक्टिस करके आएगा, फिर तुमको बताएगा. नंबर 3 where such threats exist. अच्छा ठीक है, where such threats exist, auditor should either desist. मतलब याद है वर्ड insist का ऑपोजिट है ये. उन्होंने वो टास्क को अवॉइड करना चाहिए, जैसे मैं चाहता हूं आपको इग्नोर करना, और एलिमिनेट करना चाहिए द थ्रेट. एलिमिनेशन could have been, मैंने वर्ड ही डिलीट कर देना चाहिए था. और एलिमिनेट द थ्रेट एट द वेरी लीस्ट. मतलब सिंपल है सर. सुनिए, अगर एज अ ऑडिटर आपको कोई भी नया एंगेजमेंट एक्सेप्ट करने के बारे में बोला जाता है, आपने सिंसियर एफर्ट्स लेके ये ढूंढने का ट्राई करना चाहिए, कैन देयर बी एनी पोटेंशियल थ्रेट्स टू माय इंडिपेंडेंस. इसके लिए आपने टीम मेंबर्स कौन कौन रहेंगे, टीम मेंबर्स के रिलेटिव के डेफिनेशन में आने वाले लोग कौन कौन हैं, कैन दे हैव सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट्स इन दिस कंपनी, कैन दे हैव मे बी बिजनेस रिलेशनशिप विद दिस कंपनी. ये सब समझने का ट्राई करना चाहिए. थोड़ा बहुत भी अगर आपको लगता है कोई थ्रेट एग्जिस्ट करता है, तो आपने इमीडिएटली एक्शन लेने का ट्राई करना चाहिए. इस थ्रेट को हम कैसे रिड्यूस करें, मतलब इस थ्रेट को रिड्यूस करने के लिए आप सेफगार्ड लगाने का ट्राई करें. एंड लास्ट में चीज, अगर ऑडिटर फुल्ली इंप्लीमेंट नहीं कर पाता है कोई भी क्रेडिबल एंड लॉजिकल सेफगार्ड, तो अल्टीमेटली वो क्या करेगा, वो काम एक्सेप्ट ही नहीं करेगा. और लेट्स से ये एक्सेप्ट करने के बाद पता चलता है देयर इज अ थ्रेट टू इंडिपेंडेंस एंड स्टिल सेफगार्ड कैन नॉट बी अप्लाइड, शुड ही कंसिडर विड्रॉल फ्रॉम द एंगेजमेंट? यस. जो इंटिमिडेशन थ्रेट का आपको मैंने एग्जांपल दिया था. नोटबुक में जाइए, अंडर गाइडिंग प्रिंसिपल्स राइट डाउन पॉइंट नंबर 1. Under guiding principles, write down point number 1. For public to have confidence in the quality of audit, under guiding principles, point number 1, for public to have confidence in the quality of audit, auditor should always be and appears to be independent. Auditor should always be and appears to be independent. Auditor should always be and appears to be independent. No relationship with peers. Point number B. बिफोर एक्सेप्टिंग एनी न्यू एंगेजमेंट, उनको एक्सरसाइज करने का आदत है, बार बार खड़े हो जाते हैं. बिफोर एक्सेप्टिंग एनी न्यू एंगेजमेंट, गाइडिंग प्रिंसिपल पॉइंट नंबर बी. बिफोर एक्सेप्टिंग एनी न्यू एंगेजमेंट, ऑडिटर शुड मेक सिंसियर एफर्ट्स. बिफोर एक्सेप्टिंग एनी न्यू एंगेजमेंट, auditor should make sincere efforts to identify
Auditor should make sincere efforts to identify if there can be, should make sincere efforts to identify if there can be any threats to independence. If there can be any threats to his independence. Any threats to his independence. Point number 3. If any such threats to independence, if any such threats to his independence, if any such threats to his independence exists, if any such threats to his independence exists, then auditor should try to implement, adequate safeguards. Then auditor should try to implement adequate safeguards to reduce the impact or eliminate, such threats, to reduce the impact of or eliminate such threats. मतलब उनका impact आप reduce करने का try करेंगे या eliminate करने का ही try करेंगे. Point number D. If credible safeguards, point number D, if credible safeguards cannot be implemented, then auditor should not accept such an audit engagement. Auditor should not accept such an audit engagement. एक नोट और लिखिए, should not accept such an audit engagement. एक नोट और लिखिए. NOTE नोट डैश करके लिखिए. If any such threats to his independence, are identified after the acceptance of engagement, such engagement, then similar procedures should be performed. And auditor should also keep TCWG well informed about such circumstances. Should also keep TCWG well informed about such circumstances. मतलब उस केस में आपको थोड़ा TCWG को लूप में रखना बहुत जरूरी हो जाएगा. उन्हें अवेयरनेस होना चाहिए कि ऐसा कोई थ्रेट मिला है, आपने कोई एक्शन लेने का ट्राई किया है, एंड अगर आपको लगता है फिर एक्सट्रीम केस के अंदर दैट दिस प्रॉब्लम कैन नॉट बी रिजॉल्व. ऑनेस्टली स्पीकिंग, प्रॉब्लम कैन नॉट बी रिजॉल्व इफ द पार्टनर इज इन्वॉल्व.
If the partner is not involved, I'm sure a safeguard can be implemented. But generally, any senior manager, director, partner, if they are involved, then obviously, sir, उस केस में आपके पास एक ही ऑप्शन बचेगा, आपको withdraw करना पड़ेगा. If you don't withdraw, it will be assumed you are not independent for the purpose of audit. And will you be held guilty of professional misconduct, sir? Yes, इस केस में आपको guilty भी पाया जाएगा. Is that clear to you? In chapter number 11, we talked about the word meaning of independence. उसमें से दो चीजें इंपॉर्टेंट थी, इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड एंड इंडिपेंडेंस इन अपीयरेंस. दूसरा आपको बढ़ाया थ्रेट्स टू इंडिपेंडेंस. एंड सर ये थ्रेट्स अगर मिलते हैं तो आप इन्हें सेफगार्ड करने का ट्राई करेंगे. सेफगार्ड्स आपके एग्जाम में नो नहीं आ सकता है बिकॉज दे आर नॉट गिवन टू यू एज अ सिलेबस, बट सेफगार्ड्स के लिए गाइडिंग प्रिंसिपल जरूर आपको दिए हैं. इज दैट क्लियर टू यू? नोटबुक में जाइए, लिखिए नेक्स्ट. देयर इज अ वर्ड कॉल्ड एज professional skepticism. There's a word called as professional skepticism. कुछ गलत नहीं किया, मैं बराबर बोला एकदम. मैं इंटेंशनली करता हूं, तुमको वही बता रहा हूं यार. प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, देखो परफेक्ट इधर. टेस्ट एक ही बार लिखने का, बार बार नहीं लिखने का. प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, यस. इसका मतलब है क्वेश्चनिंग माइंड. इसका मतलब है क्वेश्चनिंग माइंड. सुनिएगा मेरा बात. लेट मी गिव यू एन ओवरव्यू. दिस इज अ वेरी सिंपल वर्ड बट हैज अ वेरी पावरफुल इफेक्ट इन योर ओवरऑल ऑडिट प्रोसीजर्स. ऐसा बोलते हैं दैट एज अ ऑडिटर, जब भी आप स्टैट्यूटरी ऑडिट करें, ड्यूरिंग द एंटायर कोर्स ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिट, आपको हमेशा एक एटीट्यूड या एक तरीके का थॉट प्रोसेस कैरी करना चाहिए, एंड दैट इज कॉल्ड एज प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म. मतलब सर, यू हैव टू कीप आस्किंग राइट क्वेश्चन टू राइट पीपल एट राइट टाइम. दिस इज द ओनली वे यू कैन रिड्यूस द ऑडिट रिस्क. जब आपको बोलते हैं ना कि भाई आपको सारी गलतियां ढूंढनी है ताकि आपका ओपिनियन गलत ना हो, उसके लिए एक्चुअली में वन ऑफ द बेस्ट वेज इज आस्क फॉर as much information as possible from the management, from third parties, from the employees at the right possible time. उनसे जो इंफॉर्मेशन मिलेगा तो ही आपको पता चलेगा कि कोई गलती हो सकती है या नहीं. ये डिसीजन के लिए जितना आप क्वेश्चनिंग करेंगे उतना ज्यादा आपको फायदा मिलेगा. दिस इज कॉल्ड एज प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म. रादर ऐसा भी बोलते हैं, कोई ऑडिट एविडेंस चेक कर रहे हो, ये ऑडिट आपने सुनो, फॉर एग्जांपल कंपनी के मैनेजमेंट से पूछा, इज देयर एनी एक्विजिशन ऑफ न्यू एसेट्स ड्यूरिंग द ईयर? उन्होंने बोला हाँ, ये लिस्ट है. अब जब आपने लिस्ट देखा, डोंट थिंक इसमें से सैंपल निकाल करके आपने थोड़े और डॉक्यूमेंट चेक करने चाहिए. फिर ये एसेट एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता, उसके ऊपर क्वेश्चनिंग करना चाहिए. अगर आपने प्लांट एंड मशीनरी देखा है तो ये पूछना चाहिए बिजनेस के कौन से पर्पस के लिए इसको यूज किया जा रहा है, पुट टू यूज कब किया था, मशीनरी को यूज कौन कर रहा है. जब तक आप ये क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे, इवन ऑडिट एविडेंस को भी आप सही से समझ नहीं पाएंगे. तो ऐसा बोलते हैं, सिर्फ ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करना सफिशिएंट नहीं है, उन्हें ऑब्टेन करने के बाद में एग्जामिन भी करना चाहिए. उसके लिए आपको क्या चाहिए होगा? प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म. दिस इज वन क्वालिटी विच एवरी ऑडिटर शुड हैव अंडर ऑल सर्कमस्टेंसेस. रादर गाइस, ये इतना ओपन एंडेड है कि कोर्ट ऑफ लॉ में बहुत बार चैलेंज किया गया है कि ऑडिटर ने इतना ही क्वेश्चंस क्यों पूछा, इसके बियॉन्ड क्यों नहीं पूछा. आपको ये क्वेश्चंस के आउटकम के बाद में क्रॉस क्वेश्चनिंग क्यों नहीं किया. तो लोगों ने इसके ऊपर कब कितना क्वेश्चन पूछना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग द साइकोलॉजी ऑफ क्लाइंट, उसके ऊपर भी एक रिपोर्ट बनाया. आई विल शेयर अ रिपोर्ट विथ यू टुडे. दैट रिपोर्ट इज ऑन स्केप्टिसिज्म वर्ड. स्पेसिफिकली इस वर्ड के ऊपर एक रिपोर्ट बनाया है इन्वॉल्विंग ग्रेट प्रोफेसर्स अक्रॉस द वर्ल्ड, कि हमने किस सर्कमस्टेंसेस में क्लाइंट के किस बंदे से किस एक्सटेंट तक क्वेश्चनिंग करना चाहिए ताकि हम ऑडिट में हमारा ओपिनियन क्या दे पाए, बराबर दे पाए. यह कॉन्सेप्ट होता है प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म का. सिंपल शब्दों में, मेंटेनिंग एन एटीट्यूड ऑफ क्वेश्चनिंग माइंड. राइट डाउन पॉइंट नंबर ए. इट रेफर्स to the attitude of, it refers to the attitude of being alert to conditions. Attitude of being alert to the conditions. That is maintaining an attitude of questioning mind.
that is maintaining an attitude of questioning mind. Questioning mind. Point number 2. Questioning mind. Point number 2. Professional skepticism will help in critical assessment of professional skepticism will help in critical assessment of audit evidences obtained by the auditor. Critical assessment of audit evidences obtained by the auditor. Point number 3. Auditor should maintain professional skepticism. Auditor should maintain professional skepticism throughout the audit. Maintain professional skepticism throughout the audit, but more consciously under following circumstances. But more consciously under following circumstances. इन सर्कमस्टेंसेस में तो उसे और ज्यादा केयरफुल होना पड़ेगा. नॉर्मली क्वेश्चनिंग माइंड का एटीट्यूड पूरे ऑडिट के दौरान मेंटेन करना चाहिए, बट देयर आर सर्टेन सिनेरियोज जब उसे बहुत ज्यादा कॉन्शियस होते हुए स्पेसिफिकली डिटेल में क्वेश्चनिंग करना चाहिए. एग्जाम्पल नंबर 1. इफ ही कम्स अक्रॉस कॉन्ट्राडिक्टरी ऑडिट एविडेंसेस. इफ ही कम्स अक्रॉस कॉन्ट्राडिक्टरी ऑडिट एविडेंसेस. थोड़ा याद आ रहा है क्या ऐसा कुछ? कॉन्ट्राडिक्टरी ऑडिट एविडेंसेस. थर्ड पार्टी को कंफर्मेशन लेटर भेजा, उसने बोला आउटस्टैंडिंग बैलेंस 4 करोड़ है, तेरे बुक्स में आउटस्टैंडिंग बैलेंस 2 करोड़ है. डिफरेंस आ रहा है क्या? इधर तो तेरे को बहुत ज्यादा वोकली क्वेश्चनिंग माइंड मेंटेन करना पड़ेगा. यू नीड टू बी मोर केयरफुल इन दिस केस. यू नीड टू बी रियली रियली अलर्ट. इज एग्जाम्पल नंबर 1 क्लियर टू यू? एग्जाम्पल नंबर 2. Conditions that indicate a possible fraud. Conditions that indicate a possible fraud. मतलब सर जहां पर आपको हिंट मिल रहा है कि कंपनी में क्या हो सकता है, फ्रॉड हो सकता है. मैंने आपको कभी तो रेगुलर बैच में गेट इनवर्ड एंड आउटवर्ड रजिस्टर बताया था. 31 मार्च के बाद में अप्रैल का डेट का एंट्री आता है एंड फिर से मार्च आ जाता है. दैट क्लियरली रिप्रेजेंट्स अप्रैल के अंदर उन्होंने मार्च के एंट्रीज किए हुए हैं. जहां पर आपको ऐसा हिंट आ रहा है कि गलतियां हो सकती है, क्या वहां पर आपने डिटेल में क्वेश्चनिंग करना चाहिए? 100%. एग्जाम्पल नंबर 3. इंक्वायरीज brings into question. Number 3. Example number 3. Inquiries brings into question the reliability. Brings into question the reliability of documents or audit evidences. Reliability of documents or audit evidences. याद कीजिए, आपने कंपनी के मैनेजमेंट से रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ऑब्टेन किया. उन्होंने बोला वी हैव टोटल 3 आउटस्टैंडिंग पेंडिंग लिटिगेशंस. पर जब कंपनी के लॉयर से बात किया तो पता चला केसेस कुछ और ज्यादा हैं. मतलब WR जो आपको दिया, अब आपको उसके रिलायबिलिटी पे डाउट आ रहा है क्या? अगर आपको जो भी डॉक्यूमेंट दिया जा रहा है, जो भी एविडेंस दिया जा रहा है, अगर मुझे वो रिलायबल नहीं लगता है तो क्या मुझे और क्रॉस क्वेश्चनिंग करना पड़ेगा क्या? These are the classic examples जब आपको प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म को और सीरियसली लेना पड़ेगा. सिंपल शब्दों में इसका मतलब है क्वेश्चनिंग माइंड का एटीट्यूड कैरी करना. ये हमने पूरे ऑडिट के दौरान कैरी करना चाहिए. कुछ स्पेसिफिक एग्जांपल्स लिखवा के दिए हैं. एंड सर प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म हमें ऑडिट एविडेंसेस को और बेहतर तरीके से एग्जामिन करने में हेल्प करते हैं. इसका मतलब है क्वेश्चन पूछते जाइए, इंक्वायर करते जाइए, इससे आपका अंडरस्टैंडिंग बेहतर होगा. इज दैट क्लियर?
एक पॉइंट और लिखाएंगे इसके ऊपर कल, एंड देन वी विल क्लोज ऑफ दिस चैप्टर। आर वी गुड? थैंक यू, एंजॉय। Thank you. Tomorrow the target is, hopefully we should be able to finish chapter number 11 in the first lecture. That is the target. Revise करके आइएगा, फायदा होगा। Regular students as well as fast track students दोनों के लिए। Thank you.